यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। इधर जैसे ही अर्जुन और उसके दोस्त खाना खाकर हॉस्पिटल से बाहर निकले, अर्जुन ने कहा कि वो अपने कमरे से सामान लेने के लिए जाने वाला था, लेकिन अमित शेखावत ने उसे बीच में ही रोक दिया और उससे उस खाने के बारे में पूछने लगा, जो अभी अर्जुन लेकर आया था। वैसे तो अर्जुन ने उसका कोई ठोस जवाब सोचा नहीं था, लेकिन उसने बहाना बनाते हुए कहा, अरे वो मैंने अपना जॉब चेंज कर लिया है। उस मेडिकल पर सैलरी अच्छी नहीं मिल रही थी, तो एक होटल में ट्राई किया। वहां पर वेटर की जॉब लग गई। मैनेजर मेरी सर्विस से बहुत खुश हुआ, फिर उसे पता चला कि मैं साथ में पढ़ाई भी करता हूं और मेरे दोस्त भी हैं, तो उसने खुशी खुशी मुझे ये सब पैक करके दे दिया। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा। बाकी लोगों को अर्जुन की बात पर डाउट तो हो रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ पूछ पाते, अर्जुन ने कहा, मैं निकलता हूं भाई लोग, वरना आंटी के जॉगिंग जाने का टाइम हो जाएगा। तो हम लोग भी तेरे साथ ही चलते हैं, तेरा सामान पैक करवा देंगे। प्रीतम मेहरा ने कहा, अरे मेरे पास सामान है ही कितना सा, एक बैग, एक बोरा और एक बिस्तर। मैं खुद ही ले आऊंगा। वैसे भी तुमने मेरे लिए बहुत किया है, अब जाकर सीधा क्लास अटेंड करो। अर्जुन ने कहा और वहां से निकल गया। उसे आज दिल ही दिल में बहुत अच्छा लग रहा था। ज्यादातर वक्त अमित ही उन लोगों को बाहर खाना खिलाता था, क्योंकि सब में सबसे ज्यादा वही कमाता था, लेकिन आज जब उसने खाना खाते हुए अमित, गर्वित यादव और प्रीतम के चेहरे की खुशी देखी तो वो भी खुश हो गया। असली खुशी बटोरने में नहीं है यार, देने में है, अर्जुन ने अपने आप से कहा और उछलकर पेड़ की टहनी को छू लिया। उधर दोपहर की 2 क्लास खत्म हो जाने के बाद अर्जुन भी वापस कॉलेज आ गया था। जब वो बरामदे से अपनी क्लास की ओर बढ़ रहा था, तब उसे पीछे से एक लड़की की आवाज आई। अर्जुन, तुमने कल मेरा लाइव देखा या नहीं देखा? अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने मानसी अग्रवाल खड़ी थी। ये वही लड़की थी जिसे कल अर्जुन ने 5 चांद गिफ्ट में दे दिए थे। इससे पहले कि वो कुछ जवाब दे पाता, मानसी ने कहा, अरे हद है, मैंने कल 2 बार लाइव किया है यार, और तुम तो मुझे चैट रूम में दिखे ही नहीं। चलो अब जल्दी से एक अकाउंट बनाओ और चैट रूम में आओ। तुम आओगे तो मेरी पॉपुलैरिटी थोड़ी और बढ़ जाएगी। मानसी ने कहा, अरे पर इसके आने से तुम्हारा क्या फायदा होगा? उल्टा तुम्हारा नुकसान ही हो जाएगा। एक लड़की जो कि मानसी के पास ही खड़ी थी, दिशा अरोड़ा, उसने कहा, अरे नहीं, जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी। मानसी ने कहा, हाँ पर सोच लो, ये तुम्हें 5 रुपए का तोहफा भी नहीं दे पाएगा। दिशा ने कहा और उसकी इस बात पर अर्जुन को मन ही मन हंसी आ गई। वो देख पा रहा था कि उसके साथ के ये सब लोग कितनी गलत चीजों के पीछे भाग रहे थे, लेकिन अर्जुन उन्हें समझाना नहीं चाहता था, वो बस गर्दन झुकाकर अपना काम करना चाह रहा था। हाँ, जो लड़का मुझे कुछ नहीं दे पाया, वो तुम्हें क्या देगा? डिम्पल ने अर्जुन सिंह राठौर के पास आते हुए कहा। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों में गुस्सा था। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा था कि अब जब उनके बीच सब कुछ खत्म हो चुका था तो फिर डिम्पल उसके पीछे क्यों पड़ी हुई थी। हाँ, डिम्पल सही कह रही है। इस तरह के लोगों को जोड़ने से फायदा ही क्या है, जो कुछ दे ही ना पाए। इससे तो अच्छा है कि तुम उस लड़के पर ही ध्यान दो जिसने तुम्हें 5 चांद दिए थे। जो आज 5 चांद दे रहा है, वो कल को क्या कुछ नहीं दे सकता। और उसी की बदौलत तुम्हारा अकाउंट दिल्ली में कल दूसरे नंबर पर रहा। ये बात दिशा अरोड़ा ने उसकी हमें हाँ मिलाते हुए कही। मानसी अग्रवाल तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन अर्जुन साफ देख पा रहा था कि डिम्पल के चेहरे पर जलन के भाव थे। कल तक वह कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़कियों में से एक थी, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका कंपटीशन उसकी अपनी ही रूममेट से हो जाएगा। वो यह फैसला तो कर चुकी थी कि वो अपना खुद का लाइव शुरू करेगी, लेकिन उसे इस बात पर शक था कि क्या वही रहस्यमयी आदमी उसे भी आकर 5 चांद देगा। जब अर्जुन ये सारा तमाशा देख ही रहा था, तभी उसके सामने एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। फिर कार का शीशा उतरा और अर्जुन ने देखा कि उसमें और कोई नहीं बल्कि राहुल राजीव सहगल बैठा हुआ था। राहुल, राहुल मैं इधर हूँ। डिम्पल राहुल को गाड़ी में देखते ही मारे खुशी के उछल पड़ी। इससे पहले कि राहुल डिम्पल के पास आता, डिम्पल खुद ही भागकर राहुल के पास चली गई।
जैसे ही वह राहुल के पास पहुंची, उसने पहले अर्जुन को घृणा भरी नजरों से देखा, फिर राहुल और उसकी गाड़ी की ओर देखने लगी। राहुल ने भी उसका हाथ पकड़ा और उसे सबके सामने अपनी ओर खींच लिया। अब डिम्पल राहुल के बिल्कुल करीब आ गई थी। कॉलेज के लड़के लड़कियों के मुंह उन्हें ऐसे देखकर खुले के खुले रह गए थे, लेकिन अर्जुन को लग रहा था कि डिम्पल को अब दिखावे की बीमारी हो गई है। जब तक वो अर्जुन के साथ थी, सब ठीक था, लेकिन अब डिम्पल ने फिर से घृणा भरी नजरों से अर्जुन को देखा, और तभी राहुल के होंठ डिम्पल के होठों से जा मिले। हो, वहां खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए थे। अर्जुन ने ये दृश्य देखा तो उसने चुपचाप अपना सिर पकड़ लिया। हब्बी, मुझे बहुत भूख लगी है। हम खाना कहाँ खाने वाले हैं? प्लीज मुझे किसी अच्छी जगह पर खिलाना। मैं सड़क छाप खाना खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। डिम्पल ने कुछ ज्यादा ही अदाएं दिखाते हुए कहा। हाँ तो बेबी, हम एक काम करते हैं, होटल सन और मून चलते हैं। वहाँ बढ़िया सा कुछ खाएंगे। मैं अभी हम दोनों के लिए एक टेबल बुक कर लेता हूँ। राहुल ने कहा और तुरंत ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर होटल में बुकिंग करने लगा। टेबल बुक होते ही राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी गाड़ी की तरफ ले गया। डिम्पल आगे बैठी, उसके बगल में राहुल बैठा, और उनकी गाड़ी वहां से निकलने लगी। डिम्पल, जो अभी तक मानसी के सामने अपने को छोटा महसूस कर रही थी, अब उसी को जलाते हुए देख रही थी, और फिर उसकी नजर जाकर टिक गई अर्जुन पर। अच्छा हुआ जो मैंने इस फटीचर को छोड़ दिया, डिम्पल ने अपने आप से कहा। वो अर्जुन को इस बात का एहसास करवाना चाहती थी कि उसके साथ उसकी जिंदगी कितनी फटेहाल हो गई थी, लेकिन उससे दूर जाते ही आज उसकी जिंदगी में रोशनी ही रोशनी थी। उसे लग रहा था कि उसने अर्जुन को छोड़कर अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला लिया था। लेकिन इधर अर्जुन डिम्पल की इस हरकत से उदास था। उसे लग रहा था कि भले वो अब उससे प्यार ना करके राजीव सहगल से प्यार करती हो, लेकिन आज जो उसने सबके सामने किया, उसे करने की जरूरत नहीं थी। उसे अपने प्यार को जबरदस्ती दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे डिम्पल के लिए बुरा लग रहा था, जिसने अपनी जिंदगी के लिए एक गलत रास्ता चुन लिया था। वो उसके साथ नहीं थी, उससे अर्जुन को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जिसके साथ थी, उससे अर्जुन को दिक्कत थी। और उसकी मेरे सामने बिसात क्या है? ये जितने की गाड़ी चला रहा है, उतने का तो मैं अपनी गाड़ी के लिए सिर्फ कवर खरीद सकता हूँ, अर्जुन ने कहा। असल में तो उसे डिम्पल की उस हरकत पर थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसे मालूम था कि उसे जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। वह जानता था कि हाथी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि वह हाथी है। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो ना? अर्जुन को अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आई और उसका ध्यान टूट गया। वो अपने ख्यालों से बाहर आया और उसने देखा कि उसके पीछे साक्षी खड़ी थी। नहीं, ऐसा नहीं है, अर्जुन ने अपने ख्यालों को छुपाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन साक्षी अर्जुन को अच्छे से जानती थी, खासतौर पर डिम्पल के मामले में, इसलिए उसने कहा। देखो, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। अर्जुन उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर बोला। असल में बात यह है कि मुझे उसकी चिंता है। वो जो कर रही है, ठीक नहीं कर रही है। उसके लिए ऐसा कुछ करना अच्छा नहीं है। तुम जानती हो राजीव सहगल कैसा लड़का है। वो पैसों के पीछे पागल हो रही है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। अर्जुन ने साक्षी के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया था। भले ही डिम्पल ने उसके साथ जो भी किया हो, लेकिन फिर भी अर्जुन यह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ बुरा हो। वैसे उसके साथ जो हो रहा है, होने दो। शी डिजर्व इट। उसने तुम्हारे जैसे इतने अच्छे लड़के को छोड़ दिया। पता नहीं उसे राजीव जैसे उस गधे में क्या नजर आया, साक्षी ने कहा और अर्जुन की ओर देखने लगी। उसने देखा कि अर्जुन अभी भी अपने ही ख्यालों में उलझा हुआ था। साक्षी ने उसे वहां से बाहर निकालने के लिए कहा। चलो हम भी कहीं बाहर कुछ खाने के लिए चलते हैं। आज का डिनर मेरी तरफ से। कॉलेज के बाहर तुम जो बोलोगे, तुम्हें वो खिलाया जाएगा। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। अचानक से अर्जुन को साक्षी की बात सुनकर कुछ याद आया। उसने खुद भी तो साक्षी को बाहर ले जाकर ट्रीट देने का वादा किया था। उस बात को तो कुछ दिन बीत भी गए थे। अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो अपने किए हुए वादे को भूल कैसे सकता था। ट्रीट की बारी तुम्हारी नहीं, मेरी है। मैंने लास्ट टाइम तुम्हें कहा था ना कि हम होटल सन और मून चलेंगे। तो चलो, आज हम भी वहीं चलकर खाकर आते हैं, अर्जुन ने कहा और मुस्कुराते हुए साक्षी की ओर देखने लगा। ये सुनते ही साक्षी के होश उड़ गए। उसे तो लगा था कि अर्जुन ने पिछली बार भी उसके साथ मजाक किया था,
इसलिए उसने उसकी बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज फिर वो होटल सन और मून जाने की बात कर रहा था। साक्षी जानती थी कि अर्जुन की माली हालत क्या थी और वो उसके ऊपर जरा सा भी बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, अर्जुन, मुझे मालूम है तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मुझे मालूम है कि डिम्पल तुम्हें जलाने के लिए ये सब गेम्स खेल रही है, लेकिन तुम्हें भी उसकी तरह ही पागल होने की जरूरत नहीं है। वो जो कर रही है उसे करने दो, लेकिन कम से कम तुम तो उसके जैसे मत बनो। सन और मून जाकर तुम क्या दिखाना चाहते हो कि तुम भी उसे जला सकते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने बस तुमसे प्रॉमिस किया था कि हम एक दिन सन और मून में चलकर खाना खाएंगे, तो बस मैं वही प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा। नहीं अर्जुन, देखो मेरी बात सुनो। इससे पहले कि साक्षी अपनी बात पूरी कर पाती, अर्जुन ने उससे कहा, बातें रास्ते में हो जाएंगी, अभी तुम चलो मेरे साथ। वो इस वक्त साक्षी को कुछ भी समझाना या बताना नहीं चाहता था। उसने बस अपना मोबाइल निकाला और आगे चलने लगा। साक्षी को भी लगा कि इस बार अर्जुन सीरियस दिख रहा था, इसलिए वो भी उसके पीछे पीछे चल दी। इधर अर्जुन और साक्षी ऑटो में बैठे ही थे कि उधर राजीव सहगल ने अपनी गाड़ी होटल सन और मून की पार्किंग में लगा दी थी। फिर उसने डिम्पल का हाथ पकड़ा और वो दोनों कांच के बड़े से दरवाजे से होटल के अंदर दाखिल हो गए। वेलकम सर, वेलकम माम, एक वेटर ने राजीव और डिम्पल को देखते ही कहा। डिम्पल ने जैसे ही उस वेटर के मुंह से अपने लिए मैम शब्द सुना, उसका तो मानो पूरा तन बदन ही खिल उठा। अर्जुन के साथ रहने से उसे कभी इतनी इज्जत नहीं मिली थी और ना ही उसे कभी मिलने वाली थी। उधर डिम्पल राजीव सहगल के साथ बैठकर अपनी टेबल नंबर 8 के पास उस संगीत का मजा ले रही थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में उसके मजे को किरकिरा करने के लिए अर्जुन और साक्षी भी यहाँ पहुंचने वाले थे। जैसे ही अर्जुन का ऑटो सन और मून के गेट के बाहर रुका, उसने पैसे दिए और सीधा होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ने लगा। साक्षी, जो कि उसके उतरने के बाद ऑटो से उतरी थी, होटल के दरवाजे को देखते ही उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। अर्जुन, एक बार फिर सोच लो, साक्षी ने अपने से 2 कदम की दूरी पर खड़े अर्जुन को देखते हुए कहा। अर्जुन ने उससे कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ उसकी ओर देखकर मुस्कुराया और अपना हाथ उसकी दिशा में आगे बढ़ा दिया। साक्षी को लग रहा था कि या तो अर्जुन अपने आप को और अपने हुलिये को देख नहीं पा रहा था या फिर वो देखना ही नहीं चाह रहा था। इस तरह के कपड़ों में उसे कौन सन और मून जैसी बड़ी जगह पर घुसने देता, साक्षी को यही शक हो रहा था, लेकिन अर्जुन की आंखों का आत्मविश्वास देखकर उसके पास अंदर जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। साक्षी ने अर्जुन का हाथ थामा और दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही साक्षी होटल के दरवाजे के पास पहुंची, उसने देखा कि दरवाजे के बाहर 2 पहरेदार खड़े थे जो कि हर आने जाने वाले पर नजर रख रहे थे। साक्षी ने होटल के बड़े से कांच के दरवाजे के बाहर से ही देखा कि वहां पर एक बड़ा सा झूमर लटका हुआ था और उस झूमर के नीचे बड़ी बड़ी टेबल पर सब लोग सूट बूट पहने हुए अपने खाने का आनंद ले रहे थे। उनके ऐसे कपड़े और ऐसा रहन सहन देखकर साक्षी डर गई। उसने अर्जुन का हाथ जोर से दबाया और अपने पैरों को रोक लिया। क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। मुझे डर लग रहा है अर्जुन, प्लीज ये ड्रामा बंद करो। तुम्हें भी पता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं खा सकते, साक्षी ने कहा। देखो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें ट्रीट देने के लिए लाया हूं ना, तो मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें शर्मिंदा महसूस नहीं होने दूंगा, अर्जुन ने कहा और उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा होटल के अंदर ले गया। तुम यहीं रुको, मैं जरा वॉशरूम जाकर आता हूं, अर्जुन ने होटल के अंदर दाखिल होते ही कहा। सब लोग उन दोनों की ओर ही घूरकर देख रहे थे। राजीव सहगल और डिम्पल, जो कि उनसे काफी दूर बैठे हुए थे, बस उन दोनों की ही नजर इन दोनों के ऊपर नहीं पड़ी थी। वो अपने खाने में इतने खोए हुए थे कि उन्हें इस चीज से कोई लेना देना ही नहीं था कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। नहीं, रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, साक्षी ने कहा और अर्जुन के साथ वॉशरूम के लिए निकल गई। जहां साक्षी लेडीज वॉशरूम में घुस चुकी थी, वहीं अर्जुन जेंट्स वॉशरूम में घुस चुका था। थोड़ी देर के बाद अर्जुन बाहर आया और वो कॉमन एरिया में लगे वॉश बेसिन में अपना हाथ धो रहा था। हाथ धोने के साथ ही अर्जुन ने जैसे ही शीशे में अपने आप को देखा, उसे कॉमन एरिया में दाखिल होते हुए 2 और लोग नजर आए। अर्जुन ने गौर से देखा तो पाया कि वो और कोई नहीं बल्कि डिम्पल और राजीव सहगल ही थे। अर्जुन ने देखा कि डिम्पल की गुलाबी ड्रेस के ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था और राजीव उसके साथ उसका वो दाग धुलवाने के लिए आया था। जैसे ही डिम्पल की नजर अर्जुन से मिली, उसने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डिम्पल, तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ?
अर्जुन ने उसकी ड्रेस को देखते हुए पूछा। उसने देखा कि उसके ऊपर सब्जी का दाग लगा हुआ था। तुझसे क्या मतलब है कि उसकी ड्रेस को क्या हुआ है? तुम उसका पीछा करते हुए यहाँ क्यों आए, बस इस बात का जवाब दो। राजीव सहगल ने उन दोनों के बीच में आते हुए कहा। उसे लग रहा था कि अर्जुन जबरदस्ती डिंपल के पीछे पड़ा हुआ था। उसे लगा कि उसे आज अर्जुन को साफ साफ शब्दों में समझा देना चाहिए था और इसीलिए उसने गुस्से से लाल अपनी आंखों से अर्जुन को देखते हुए कहा। देख बे फटीचर, मैं तुझे आज आखिरी बार यह बात समझा रहा हूँ, कान खोलकर सुन ले। अगर आज के बाद तूने अपनी जुबान से डिंपल का नाम भी लिया या तू कभी उसका पीछा करता हुआ पाया गया, तो याद रखना मैं तेरी आंखें फोड़ दूंगा। अर्जुन ने राजीव की बात को बहुत ही शांति से सुना और अपने गुस्से को घूंट के साथ पी गया। वो जानता था कि उसके जैसे आदमी से बात करने से कोई फायदा नहीं था। इसलिए उसने अपनी नज़र फेरी और फिर से अपने हाथ धोने लगा। डिंपल को उसका इस तरह से शांत रहना कोई खास पसंद नहीं आया। ऐसा कैसे हो सकता था कि राजीव सहगल उसे कोई बात समझाए और वो बिना जवाब दिए उसे इग्नोर कर दे। डिंपल अर्जुन को उसकी इस गुस्ताखी के लिए सबक सिखाना चाहती थी और इसीलिए वो अर्जुन के सबसे पास लगे नल के पास आकर खड़ी हो गई। अर्जुन ने उसे एक झलक देखा और फिर से अपने हाथ पर लगे साबुन को साफ करने लगा। इधर डिंपल ने नल खोला और उसमें अपनी उंगली फंसा दी। इस वजह से नल से आने वाला पानी तेज धार में बहने लगा और वो धार सीधी अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। उसने अर्जुन के कपड़ों को जानबूझकर भीगा दिया और कुछ पानी उसके चेहरे पर भी जा लगा। अर्जुन को डिंपल की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। जब उसने डिंपल को देखा तो उसने ढीठ की तरह अपना सिर एक ओर झुका लिया। इससे पहले कि अर्जुन फिर से अपने हाथ साफ कर पाता, डिंपल ने फिर से उसके ऊपर पानी उड़ाना शुरू कर दिया। डिंपल, अर्जुन जोर से चिल्लाया। चिल्लाने की जरूरत नहीं है। तुम जैसों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। डिंपल ने अर्जुन के भीगे हुए चेहरे को देखते हुए कहा। उसे दिल ही दिल में ऐसा करके बहुत तसल्ली मिल रही थी। अर्जुन का मन किया कि वो डिंपल को उसी की भाषा में जवाब दे, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो जैसे के साथ तैसा नहीं हो सकता था। इसलिए उसने चुपचाप अपने हाथ और मुंह धोया और फिर वहां से बाहर निकलने लगा। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, डिंपल ने राजीव सहगल को इशारा किया और फिर दरवाजे की ओर देखने लगी। राजीव उसका इशारा समझ गया था और इससे पहले कि अर्जुन दरवाजे से बाहर निकल पाता, राजीव ने उसका रास्ता रोक लिया। वो दरवाजे के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया था, जिसकी वजह से अर्जुन के बाहर जाने के लिए जरा भी जगह नहीं बची थी। अरे, फटीचर को बाहर जाना है, वो भी मुझसे बचकर। सॉरी बाबू, लेकिन ये तो इतना इजीली नहीं हो पाएगा। जब तक तुम डिंपल को दीदी और मुझे जीजाजी कहकर नहीं बुलाओगे, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। राजीव सहगल ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा। राजीव की बात सुनते ही अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया था। इतने गिरे हुए आदमी के साथ में डिंपल क्या कर रही थी, अर्जुन को ये समझ में ही नहीं आ रहा था। उधर पीछे डिंपल ने जैसे ही राजीव के मुंह से यह बात सुनी, उसे हंसी आ गई और वो अर्जुन की ओर बढ़ते हुए बोली। तुम मेरा पीछा करते करते इस होटल में आखिर घुसे कैसे? तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कोई भी आ सकता है? अगर इतनी ही डेयरिंग थी तो टेबल बुक करते और कुछ खाने को ऑर्डर करते ना। खाया पिया कुछ है नहीं, उससे पहले ही हाथ धोने के लिए आ गए। अब चुपचाप राजीव जो कह रहा है वो करो, वरना मैं होटल की सिक्योरिटी को बुलाकर उनसे ये कह दूंगी कि तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो। डिंपल भी अर्जुन के मुंह से वही सुनना चाहती थी जो राजीव उससे कहलवाना चाह रहा था। उसे लग रहा था कि वो जितना ज्यादा अर्जुन को परेशान करती, उतना ज्यादा उसे सुकून मिलता। वो उसे हर उस दिन के लिए अर्जुन को परेशान करना चाहती थी, जिस दिन अर्जुन ने उसे बस में घुमाया था या फिर किसी सड़क के ढाबे पर खाना खिलाया था। अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें उसे परेशान करने में क्या मजा आ रहा था। जब वो उनकी जिंदगी में दखल नहीं दे रहा था तो फिर उन्हें क्या जरूरत थी अर्जुन की जिंदगी में दखल देने की। अब तक तो वो सब कुछ बर्दाश्त कर गया था, लेकिन अब पानी सिर के ऊपर से निकल चुका था। ठीक इसी वक्त, जब वहां पर यह सब नाटक हो रहे थे, तब साक्षी भी वॉशरूम से बाहर आ गई थी। उसने डिंपल की कही वो बात भी सुन ली थी। डिंपल, तुझे नहीं लगता कि तू अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है? ना हमने तुझे कुछ कहा, ना अर्जुन ने तुम दोनों में से किसी को परेशान किया, फिर तू सिक्योरिटी को बुलाकर क्या कहेगी? साक्षी ने उसे हड़काते हुए कहा। अच्छा, तो आप भी यहाँ पर हैं? फटीचर के साथ उसकी टीचर भी आई है। डिंपल ने ताली बजाते हुए कहा। देखो सब इन दोनों को।
ये लोग इतने बड़े होटल में सिर्फ टॉयलेट यूज करने के लिए घुस आए हैं। डिम्पल के मुंह में जो कुछ भी आ रहा था वो बोले जा रही थी। राजीव बोला, अरे रे, टॉयलेट यूज करना है तो पब्लिक टॉयलेट यूज करो ना, यहाँ आने की क्या जरूरत है। डिम्पल ने कहा, किसे पता कि यह लोग टॉयलेट के बहाने कुछ और करने आए थे। ठीक उसी वक्त होटल का मैनेजर वहां आ गया। डिम्पल बोली, मैनेजर जी, देखिए, अगर ऐसे कोई भी आदमी आपके होटल के टॉयलेट में घुस आएगा तो आपकी इमेज क्या रह जाएगी। मैनेजर ने कहा, एक मिनट रुकिए। फिर अर्जुन की ओर देखा और बोला, आप दोनों यहाँ कैसे आ गए। हमारी होटल की सारी सुविधाएं सिर्फ गेस्ट्स के लिए हैं। अब इससे पहले कि मुझे सिक्योरिटी बुलानी पड़े, आप दोनों कृपया बाहर चले जाए। साक्षी बोली, अर्जुन चलो। अर्जुन ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। ओह देखो, इन्हें जरा भी शर्म नहीं है। डिम्पल चिल्लाई। मैनेजर ने फिर कहा, प्लीज आप लोग बाहर जाएं। अर्जुन ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, ये दोनों आपके गेस्ट हैं और हम नहीं। मैंने भी यहाँ एक सीट बुक की है। जब मैनेजर उसे बाहर निकालने के लिए आ गया था और सभी की नजरें उस लड़के और साक्षी को हीन भावना से देख रही थी, तब उसने कहा कि वो यहाँ पर फ्री में नहीं आया था, उसने यहाँ आने के लिए एक टेबल बुक की थी। ये सुनते ही डिम्पल और राहुल समेत बाकी सब लोग चौंक गए थे। यहाँ तक कि साक्षी को भी ऐसा लग रहा था कि वो मजाक कर रहा है। क्या कहा तुमने? यहाँ तुमने टेबल बुक की है? डिम्पल ने चौंकते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे कहा हो कि नदी रेगिस्तान में बहती है। उसकी बात सुनते ही डिम्पल को हंसी आ गई और वो राहुल को देखकर जोर जोर से हंसने लगी। उसे लग रहा था कि अगर ऐसा लड़का सन और मून में टेबल बुक कर सकता है, तो या तो होटल बहुत सस्ता है, या फिर ब्रेकअप की वजह से उसका दिमाग खराब हो गया है। जैसे ही डिम्पल ने उसके चेहरे की ओर देखा, तो पाया कि वहां एक तरह की शर्म छा गई थी। बाकी लोग भी इस तमाशे का मजा ले रहे थे। उसके कपड़ों को देखकर कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। देखिए, अब आप मेरे पेशेंस का टेस्ट लेना बंद कीजिए। मेरे पास और भी बहुत काम है। अगर आप टाइम वेस्ट करते रहे और यहाँ से नहीं निकले, तो मुझे मजबूरन पुलिस बुलानी पड़ेगी। मैनेजर ने गुस्से का घूंट पीते हुए कहा। साक्षी भी इस धमकी से डर गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उस लड़के के इस झूठ में उसका साथ दे या खुद ही थोड़ा पैसा लगाकर टेबल बुक कर ले, या उसे उसके हाल पर छोड़ दे। तो फिर यह ऐसे ढीठ की तरह यहाँ क्यों अपनी फजीहत करवा रहा है? साक्षी ने झेंपते हुए उसे देखा और अपने आप से पूछा। वो मोटे से बरगद के पेड़ की तरह खड़ा था। सबकी नजरें तूफानों की तरह उसे घूर रही थीं, लेकिन वो अपनी जगह से हिला तक नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और मैनेजर से बोला, मैंने आपके होटल में टेबल नंबर 8 बुक की है। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो। उसने जेब से मोबाइल निकाला और बुकिंग कंफर्मेशन दिखाने लगा। अरे वाह, झूठ पे और एक झूठ। क्या नंबर बताया? 8। क्या बात है, लेकिन 8 नंबर टेबल पर तो हमारी बुकिंग है। डिम्पल ने ठहाका मारते हुए कहा। राहुल, साक्षी और बाकी के लोग भी अब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे किसी अपराधी को देखा जाता है। उधर मैनेजर ने उसका फोन लिया और उस मैसेज को देखने लगा। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा, उसका चेहरा बदल गया। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए, मैं आपको आपकी टेबल तक लेकर चलता हूँ। डिम्पल और राहुल के चेहरे पर अविश्वास की लहर दौड़ गई। क्या इसने रिजर्व टेबल बुक की है? डिम्पल की आवाज में गुस्सा और हैरानी दोनों थे। जब साक्षी टेबल से उठने को थी तब अर्जुन को लगा कि उसके लिए जवाब देना जरूरी हो गया था। लेकिन वो साक्षी को अपनी सच्चाई बताकर उसे अपने से दूर नहीं करना चाहता था। साक्षी उसकी उन दोस्तों में से थी जिसने उसका मुश्किल वक्त में साथ दिया था। ऐसे में अर्जुन उसे अपने स्टेटस की वजह से दूर नहीं करना चाहता था। अर्जुन ने 2 पल सोचने के बाद एक बहाना बनाते हुए कहा, अरे देखो, बात ऐसी है कि मेरी ना कल एक लॉटरी लगी थी। किसी को बताना मत, लॉटरी पूरे 1.5 लाख रुपए की थी। मैं लॉटरी के टिकट खरीदता रहता था और फाइनली कल जाकर मेरी लॉटरी खुली। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। साक्षी को पहले तो अर्जुन की बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो अर्जुन के साथ इतना रहती थी, लेकिन उसने कभी उसकी जेब में लॉटरी की टिकट नहीं देखी थी। तुम सच बोल रहे हो? साक्षी ने कहा। हाँ बाबा, वरना मैं इतना पागल थोड़ी हूँ जो तुम्हें इतनी महंगी जगह पर लेकर आता। तुम तो जानती ही हो मेरी हालत क्या है। अर्जुन ने खिसियाकर मुस्कुराते हुए कहा।
तो जब तुम्हें अपनी हालत का अंदाजा खुद ही है, तो फिर तुम मुझे इतनी महंगी जगह पर क्यों लेकर आए? अर्जुन, 1.5 लाख की ही लॉटरी लगी है, 1.5 करोड़ की नहीं है जो तुम इतना उछल रहे हो, समझे ना? साक्षी ने उसे फटकारते हुए कहा। अरे इतना भी महंगा नहीं है, वैसे भी थोड़ा सा एंजॉय करना तो बनता है ना? अर्जुन ने फिर से खिसियाकर हंसते हुए कहा। हाँ अर्जुन, लेकिन फिर भी तुम्हें इस तरह से पैसे नहीं उड़ाने चाहिए। तुमने सिर्फ इस खाने के लिए 15,000 रुपए खर्च कर दिए। साक्षी ने उसे कड़े शब्दों में कहा। वो सच में अर्जुन की काफी फिक्र करती थी। अरे ठीक है, पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है। वैसे भी तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरे लिए मेरे दोस्तों से बढ़कर कोई नहीं है। फिर मैंने तुम्हें पहले कहा भी तो था कि मैं तुम्हें ट्रीट के लिए सन और मून लेकर आऊंगा, तो सॉर्टेड है। अर्जुन ने कहा और उसके शब्द सुनकर साक्षी के दिल में कुछ हलचल सी हो उठी। उसे लग रहा था कि अर्जुन कितना अच्छा है। साक्षी ने फिर से अपनी चम्मच उठाए और खाना खाने लगी। वहीं दूसरी तरफ डिंपल की जलन कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इधर जब अर्जुन और साक्षी ने अपना खाना खत्म किया, तो अर्जुन ने पेमेंट किया और दोनों होटल के बाहर आ गए। डिंपल और राजीव उनसे आधे घंटे पहले ही निकल गए थे। वैसे तो राजीव डिंपल को खाना खिलाने के बाद अपने साथ होटल ले जाना चाह रहा था, लेकिन डिंपल ने उसका मूड इतना खराब कर दिया कि उसने उससे कुछ नहीं कहा और उसे हॉस्टल के बाहर छोड़कर सीधा अपने घर चला गया। इधर अर्जुन भी फिर से अपने हॉस्टल में आ गया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। जब वो साक्षी के साथ बैठकर खाना खा रहा था, तब वो डिंपल के चेहरे पर उभरे एक एक भाव को देख पा रहा था। अर्जुन को लग रहा था कि भले ही डिंपल उसके मुंह से कुछ नहीं कह रही थी, लेकिन उसकी शक्ल बहुत कुछ बता रही थी। लेकिन अब अर्जुन को उन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने डिंपल को याद किया और अचानक ही अर्जुन के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। अरे, ये मैं क्या कर रहा हूँ? अर्जुन ने खुद से कहा। वो खुद के इस व्यवहार से काफी चौंक गया था। एक दिन था जब वो डिंपल के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार था, लेकिन आज जब डिंपल के साथ उसके सामने इतना कुछ हो गया, तो उसे डिंपल की हालत पर हंसी आ रही थी। उसे डिंपल की फजीहत पर खुशी हो रही थी। आज तो सिर्फ शुरुआत थी डिंपल। आगे से तुमने अगर कभी भी मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो मैं भी तुम्हें इसी तरह जवाब दूंगा जैसे आज दिया है। अर्जुन ने मन में कहा। उधर डिंपल भी अपने पलंग पर लेट चुकी थी और उसके मन में ढेर सारे सवाल चल रहे थे। क्या अर्जुन सच में अमीर हो गया है? या वो पहले से अमीर था और मुझे नहीं बता रहा था? कहीं वो मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहा था? डिंपल ने सोचा। डिंपल इन सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसलिए उसने सोचा कि वो अपने ईगो को साइड में रखेगी और साक्षी से जाकर इस बारे में बात करेगी। वो तुरंत अपने बिस्तर से उठी और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगी। इधर साक्षी के कमरे में माहौल पहले से ही काफी गर्म था। सब लोग यही बात कर रहे थे कि साक्षी आज अर्जुन के साथ सन और मून में रिजर्व टेबल पर खाना खाकर आई थी। सब लड़कियां मन ही मन जल रही थीं। अरे डिंपल, आज तुम सब लोग सन और मून गए थे ना? तुम्हारी वहां साक्षी से मुलाकात हुई थी? एक छोटे बालों वाली लड़की ने डिंपल से पूछा। हम डिंपल को इस सवाल का जवाब देने में संकोच हो रहा था। वो सन और मून तो गई थी और साथ ही वो साक्षी से मिली भी थी, लेकिन वो किस मुंह से बताती कि उन दोनों के बीच होटल में क्या हुआ था। इसलिए उसने उस छोटे बालों वाली लड़की के सवाल को इग्नोर किया और साक्षी की ओर इशारा करके बोली। साक्षी, तुम जरा 1 मिनट के लिए बाहर आ सकती हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। भले ही साक्षी को अब डिंपल से किसी भी बारे में बात करने का कोई मन नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात सुनने के लिए बाहर आ गई थी। साक्षी, आज जो तुम लोग डिनर करने के लिए आए थे, वो तुम उसे लेकर आई थी या अर्जुन तुम्हें लेकर आया था? डिंपल ने इधर उधर की बातें पूछने के बाद सीधा पॉइंट पर आते हुए कहा। साक्षी को मालूम था कि डिंपल उससे यही पूछने वाली थी, इसलिए उसने कहा। डॉट डॉट डॉट। जैसे ही डिंपल उसे खींचकर लाइब्रेरी की सीढ़ियों से थोड़ा दूर ले गई, लकी ने झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया। डिंपल, ड्रामा बहुत हो गया। अब ये बताओ कि असली बात क्या है? लकी ने सीधा उसकी आंखों में देखते हुए कहा। डिंपल कुछ देर चुप रही, फिर अपनी आवाज धीमी करते हुए बोली। लकी, तुम्हारे साथ जो भी हुआ, मतलब हमारी जो भी बातें थीं, वो सब मेरे लिए, मैं क्या कहूँ, मैं कंफ्यूज थी। लेकिन अब जब मैंने तुम्हें साक्षी के साथ देखा, तो पता नहीं क्यों, एक खालीपन सा महसूस हुआ। खालीपन, लकी ने एक कड़वी हंसी के साथ दोहराया।
तुम्हारे पास तो ढेर सारे ऑप्शन थे ना, जो तुमने सबको छोड़कर मुझे सेलेक्ट किया था। फिर अब ये ड्रामा क्यों? डिम्पल ने अपनी सांस रोकते हुए कहा। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन लकी, कभी कभी इंसान गलतियां करता है। अब अगर मैं सच में वापस आना चाहती हूं तो क्या तुम एक मौका नहीं दोगे? लकी थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में एक ठहराव था जो कभी दर्द में डूबा था, लेकिन अब सच्चाई से साफ हो चुका था। डिम्पल, तुम्हारे साथ बिताया हर लम्हा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा था, लेकिन अब मैं वही लकी नहीं रहा। अब मैं अपने अतीत में वापस नहीं जाना चाहता। तो क्या तुम्हारे और साक्षी के बीच कुछ चल रहा है? डिम्पल ने अचानक पूछा। लकी मुस्कुराया। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता प्यार का नाम ले। कुछ रिश्ते इज्जत और समझ के होते हैं, और साक्षी का मेरे लिए वही मतलब है। डिम्पल की आंखों में एक पल को पछतावे की झलक दिखाई दी, लेकिन वो झलक ज्यादा देर टिक नहीं पाई। ठीक है लकी, तुम्हारा जवाब मिल गया। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में कोई और आएगा, और मैं हमेशा देखती रहूंगी कि वो मुझे कितना रिप्लेस कर पाती है। लकी ने बस एक शब्द कहा, बाय डिम्पल, और सीढ़ियां चढ़ता हुआ लाइब्रेरी की ओर बढ़ गया। अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। डिम्पल जो कभी उसकी दुनिया थी, अब सिर्फ एक अधूरी कहानी बन चुकी थी। डिम्पल, अर्जुन को सब लोगों से दूर करते हुए अपने साथ एक कोने में ले आई थी। अर्जुन को अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर डिम्पल ये सब कर क्यों रही थी। डिम्पल ने उसका हाथ पकड़ रखा था और उसे अपने साथ लाइब्रेरी से बाहर ले आई थी। वह उसे लाइब्रेरी के पास ही ले गई और इससे पहले कि अर्जुन उससे अपना हाथ छुड़ा पाता, उसने उसे गले लगा लिया। अरे तुम करना क्या चाह रही हो? अर्जुन ने डिम्पल को अपने से दूर करते हुए पूछा। क्या तुम्हें सच में 1.5 लाख रुपए की लॉटरी लगी है? डिम्पल ने अर्जुन की ओर देखते हुए कहा। अर्जुन पहले तो उसके सवाल से सकपका गया, लेकिन फिर उसने खुद को शांत करते हुए कहा। हाँ, मुझे 1.5 लाख की लॉटरी लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इस बात से कोई लेना देना होना चाहिए। अर्जुन ने उसे भाव न देते हुए कहा। अब अर्जुन समझ चुका था कि डिम्पल उसके पास क्यों आई थी और क्यों वो अचानक से इतना घुल मिल रही थी। उसे इस व्यवहार पर हंसी आ रही थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि डिम्पल जैसी लड़की पैसों के लिए इतनी पागल भी हो सकती है। लेकिन अर्जुन के मुंह से निकले इन शब्दों ने डिम्पल का दिल बैठा दिया था। उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया जा रहा था। डिम्पल को लग रहा था कि उसकी दाल इतनी आसानी से गलने वाली नहीं है। अरे तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम भूल गए, हम दोनों ने कितना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, हमारी कितनी प्यारी यादें हैं, डिम्पल ने मुस्कुराकर कहा। देखो, अगर लॉटरी लगने से पहले तुम मुझसे ऐसे मिलती, ऐसे मुस्कुराती, तो मैं तुम्हारी कसम खाकर कहता, हंसते हंसते सारा पैसा तुम्हारे हवाले कर देता। लेकिन अब मैं फिर से बेवकूफ नहीं बनना चाहता। धन्यवाद कि तुमने ये रियलाइज करवा दिया कि तुम्हें प्यार की नहीं, पैसों की भूख है। और तुम्हें कितना भी पैसा मिल जाए, तुम्हारी भूख कभी शांत नहीं होगी, अर्जुन ने कहा और उसकी आंखों में देखते हुए अपना हाथ छुड़वा लिया। डिम्पल की आंखों की वो चमक अब गायब थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया हो और वो एक झटके में रियलिटी में लौट आई थी। उधर अर्जुन भी बहुत वक्त से ये सब कहना चाह रहा था और आज कहकर उसका मन हल्का हो गया था। अर्जुन ने डिम्पल की आंखों में एक आखिरी बार देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गया। डिम्पल के लिए यह बेहद कड़वा पल था। उसे लकी अब अर्जुन के शब्दों से ज्यादा इस बात की तकलीफ थी कि अगर उसने कुछ दिन और इंतजार कर लिया होता, तो शायद वो 1.5 लाख उसके हो जाते। अर्जुन! डिम्पल जोर से चिल्लाई। वो जानती थी कि उसने जो भी किया, भले ही उसका कोई इमोशनल बहाना रहा हो, वो उसे इतनी आसानी से जाने नहीं दे सकती थी। अर्जुन उसकी आवाज पर रुक गया था। डिम्पल दौड़ी और उसे पीछे से गले लगा लिया। अर्जुन! तुम बहुत बदल गए हो। अब तुम वो अर्जुन नहीं लग रहे जिससे मैंने प्यार किया था। क्या हो गया है तुम्हें? डिम्पल ने कहा। अर्जुन चुप रहा। वो उसके स्पर्श को भी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। जब डिम्पल ने देखा कि अर्जुन अब भी नहीं पिघल रहा, उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैंने तुमसे ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान हो। ये सब मैंने तुम्हारे भले के लिए किया था। अब वो अर्जुन के सामने आ गई थी, उसकी आंखों में एक अजीब आत्मविश्वास था, जिसके सहारे वो अर्जुन को फिर से मना लेना चाहती थी। जब हम साथ थे, तुम मेरे लिए बहुत कुछ करते थे, गिफ्ट्स, कॉस्मेटिक्स, कपड़े।
बाहर ले जाते थे। मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मुझे ये भी पता था कि इसकी वजह से तुम्हें इधर उधर छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। और जब तुम्हें थका हुआ देखती थी तो मुझे बुरा लगता था। तभी मैंने राजीव सहगल की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब शुरू की ताकि मैं भी कुछ मदद कर सकूं। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं काम में लग जाऊंगी तो तुम्हें टाइम नहीं दे पाऊंगी। इसलिए कुछ सोचने के बाद मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया अर्जुन। अच्छा, सच में? अर्जुन ने डिम्पल से पूछा। उसे ब्रेकअप का ये रीजन तो काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। तुम्हें अभी भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है? डिम्पल ने और गंभीर भाव अपने चेहरे पर लाते हुए पूछा। उसने देखा कि जब अर्जुन उसकी बात सुनकर चुप हो गया था तो उसकी आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी। उसने उसे मनाने के लिए आगे कहा, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो गई है। अब तुम्हारे पास, मतलब हमारे पास पैसा है अर्जुन, इसलिए अब तुम्हें भी और मुझे भी काम करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही हमें और पैसों की जरूरत है। अर्जुन उसके मन के भावों को समझ पा रहा था। जितना वो बोलती जा रही थी, उतनी ही अर्जुन को उसके ऊपर घिन आ रही थी। इससे पहले कि वो आगे कुछ बोलता, डिम्पल ने कहा, अर्जुन, अब तुम्हें समझ में आया कि मेरे ब्रेकअप के पीछे की इंटेंशन क्या थी। लेकिन अब तुम्हारे पास पैसे हैं तो अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डिम्पल ने कहा और बेचारी नजरों से अर्जुन की ओर देखने लगी। कहीं तुम मेरे साथ फिर से इसलिए तो नहीं आना चाहती हो क्योंकि अब मेरे पास पैसे हैं? अर्जुन ने डिम्पल की आंखों में गहराई तक देखते हुए पूछा। इससे क्या फर्क पड़ता है अर्जुन की अब तुम्हारे पास पैसे हैं? मैं तो तुम्हारे साथ तब भी थी जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे। मुझे तुम्हारे पैसों से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस तुम्हारी चिंता होती है। डिम्पल ने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा। उसकी आंखों में अर्जुन की सूरत कितनी जल्दी बदल गई थी, अर्जुन यही देखकर सकते में आ गया था। कल तक तो वो उससे आंख मिलाना भी पसंद नहीं कर रही थी और आज है कि वो उसके ऊपर से आंख हटाने को भी राजी नहीं है। डिम्पल ने एक गहरी सांस ली और आगे बोली, अर्जुन, जब मैं तुमसे थोड़े दिन के लिए दूर हुई, तब मुझे असलियत में समझ आया कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मैं अपने आप को तुमसे दूर रहने के लिए फोर्स कर रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि अगर मैं अपनी लाइफ में किसी और को ले आती हूँ तो शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। मैं तुमसे बुरी तरह से बिहेव कर रही थी ताकि मैं तुमसे नफरत कर सकूं, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। आज मैंने फाइनली गिव अप कर दिया अर्जुन। अब से अगर तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं होगा ना, तो भी मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। डिम्पल ना जाने कहां से ये सब कहते हुए अपनी आंखों में आंसू भी ले आई थी। उसने डबडबाई हुई आंखों से अर्जुन की ओर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोली, अर्जुन, चलो आज से फिर से हम दोनों एक साथ आ जाते हैं। हम दोनों फिर एक साथ घूमेंगे, खाएंगे, पिएंगे। हम दोनों फिर से एक साथ एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, एक दूसरे से प्यार करेंगे। डिम्पल ने कहा और फिर अर्जुन के हाथों में अपना हाथ डाल दिया। डिम्पल का ये रूप देखकर अर्जुन भी एक बार के लिए उसके सामने पिघल गया था। उसने भी उसके हाथ को और ज्यादा कसकर पकड़ लिया और फिर उसकी कमर में अपना हाथ डाल दिया था। जैसे ही डिम्पल ने अर्जुन के हाथ को अपनी कमर के गिर्द महसूस किया, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे फिर से अपने वही बीते हुए दिन याद आ गए थे। मुझे तो लगा था कि अब तुम कभी मेरे पास वापस नहीं आओगे। डिम्पल ने अर्जुन के कंधे से अपने सिर को चिपकाते हुए कहा और उसके पेट पर अपना हाथ रख दिया। डिम्पल के चेहरे को अपने कंधे के पास महसूस कर अर्जुन को लग रहा था कि वो हमेशा डिम्पल के साथ ऐसे ही रहना चाहता था। उसे लग रहा था कि डिम्पल बदल गई थी और अगर ऐसा था तो उसके लिए अर्जुन भी फिर से बदलने को तैयार था। डिम्पल, अगर तुम्हें जरूरत हो तो मैंने तुम्हारे खाते में थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दूं। 12-15 हज़ार, अर्जुन ने पूछा। पागल हो क्या? मैंने तुम्हें अभी तो कहा कि मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रही हूँ। इन्हें तुम अपने पास ही रखो, मुझे जब जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। डिम्पल ने कहा। उसकी शक्ल देखकर अर्जुन को उसके ऊपर विश्वास हो गया था। उसे सच में पैसों की कोई जरूरत नहीं थी और ना ही वो पैसों के पीछे भाग रही थी। वो अर्जुन से प्यार करती थी और उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि डिम्पल अब उसे छोड़कर नहीं जाने वाली थी। अर्जुन ने उसके हाथ में अपनी उंगलियों को कसा और फिर से दोनों कैंपस में घूमने लगे। दोनों कैंटीन की तरफ जा रहे थे। अर्जुन ने देखा कि वहां बाहर कोई इवेंट हो रहा था। कुछ लोगों ने एक छोटा सा टेंट लगा रखा था और कुछ बैनर भी लगे हुए थे। दोस्तों, हम लोग कॉलेज के पीछे वाली बस्ती से आए हैं। हम लोग उस बस्ती में रहने वाले बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
उन्हें स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है। उन्हें अपने माँ बाप के साथ काम पर जाना पड़ता है और इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। इसलिए हम आपकी मदद चाहते हैं। आपके छोटे से डोनेशन से उन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। एक लड़की ने कहा और फिर अर्जुन और डिंपल के पास आकर खड़ी हो गई। उसने अर्जुन के हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उम्मीद भरी नजरों से उसे देखने लगी। अर्जुन ने उस पर्चे को देखा और बोला, ठीक है, आप लोग एक अच्छा काम कर रहे हैं और मैं इसके लिए डोनेट करना चाहता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू। आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। ये सीधा हमारे बैंक अकाउंट से लिंक्ड है और इसका पैसा सीधा हमारी संस्था के पास चला जाएगा। उस लड़की ने अर्जुन के हाथ में एक कोड देते हुए कहा। अर्जुन ने उस कोड को अपने फ़ोन में स्कैन किया और फिर अपने फ़ोन में अमाउंट डालने लगा। डिंपल चोर नज़रों से ये देखने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अर्जुन कितने पैसे देने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसने पासवर्ड टाइप करना शुरू कर दिया था। पेकरो पर 1,30,000 रुपये प्राप्त हुए। पीछे से एक मधुर सी रोबोटिक आवाज़ आई। जैसे ही सब लोगों ने यह अमाउंट सुना, सब लोग उस स्पीकर की ओर देखने लगे थे। इतना बड़ा अमाउंट तो अभी तक किसी ने भी डोनेट नहीं किया था। डोनेशन लेने वालों को भी अभी तक टोटल इतना डोनेशन नहीं मिला था, जितना एक ही बार में मिल गया था। बाकी के लोग 10, 20, 50 रुपए दे रहे थे, लेकिन यहाँ तो सीधा 1,30,000 रुपए आ गए थे। सब लोग ये जानने के लिए बेताब थे कि इतने पैसे आखिर किसने दिए थे। वो लड़की अर्जुन के पास आई और उससे पूछा, क्या आपने ये डोनेशन दिया है? हाँ, मैं उन बस्ती के बच्चों की दिल से मदद करना चाहता हूँ। अर्जुन ने कहा। जैसे ही अर्जुन के मुंह से यह बात निकली, सब लोग उसे घेर कर खड़े हो गए। सर, आपका नाम क्या है? मैं आपका नाम संस्था में लिखवा कर आपको सम्मानित करवाना चाहूंगी। उस लड़की ने कहा। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ बच्चों की मदद करना चाहता था, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा और मुस्कुराने लगा। बाकी के लोग उसके इस एटीट्यूड के फैन हो गए थे। सब लोगों को लग रहा था कि अर्जुन वाकई एक बहुत अमीर आदमी था। अर्जुन ने एक बार सबको देखा और फिर डिंपल की ओर देखते हुए बोला, डार्लिंग चलें। अर्जुन, तुमने 1,30,000 रुपये डोनेट कर दिए। डिंपल ने जब से उस स्पीकर पर वो आवाज़ सुनी थी, तब से उसका दिल बैठ गया था। वो जहाँ खड़ी थी, वहीं की वहीं जम गई थी। हाँ, अर्जुन ने कहा और फिर डिंपल के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अभी तुम ही ने तो कहा था कि तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे पास पैसे हो या ना हो। तुमने बोला था ना कि तुमने तो मुझे तब पसंद किया था जब मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हारे दिल में मेरे पैसों के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए प्यार है। मुझे भी तुम्हारा ही साथ चाहिए डिंपल। पैसे का क्या है, आज है कल नहीं है, लेकिन अगर तुम साथ हो तो जिंदगी में सुख है। और मेरा पैसा अगर किसी अच्छी चीज के लिए काम आ रहा है तो ये तो अच्छा ही है ना। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारी वजह से आज कोई बच्चा पढ़ पाएगा। और तुम चिंता मत करो, मेरे पास अभी 5,000 रुपये और रखे हुए हैं। हम कैंटीन में चलते हैं, समोसा और कोल्ड कॉफी मेरी तरफ से हमारे पैचअप की यह छोटी सी पार्टी। अर्जुन ने कहा और डिंपल की आंखों में देखने लगा। डिंपल को अब महसूस हो रहा था कि वो कितनी बड़ी गधी थी, जो फिर से इस पागल के चक्कर में पड़ रही थी। लेकिन उसके सामने इतनी प्यार मोहब्बत की बातें करके वो एकदम से मुकर भी नहीं सकती थी। अर्जुन भी यही देखना चाहता था कि जो डिंपल अभी कह रही थी उसे मान भी रही थी, या उसकी नज़र सिर्फ उसके पैसों पर ही थी। अर्जुन ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, वो चमकती हुई आंखों से डिंपल को देखने लगा। उसे लग रहा था कि डिंपल उसे उसके इस एक्शन पर शाबाशी देगी। लेकिन डिंपल की आंखों का ठंडापन कुछ और ही कहानी सुना रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखों का ठंडापन गुस्से में बदलने लगा था। उसकी आंखें लाल हो गई थीं और सांसें फूलती जा रही थीं। कैफेटेरिया में जाने के लिए जैसे ही अर्जुन ने फिर से डिंपल का हाथ पकड़ा, मानो उसे कट लगा हो और वो जोर से चिल्लाए, निकलो यहाँ से, गेट लॉस्ट। डिंपल ने बहुत तेज आवाज में कहा। और उसकी आवाज सुनकर फिर से सभी लोग उसकी ओर देखने लगे थे। अटेंशन लेना डिंपल की आदत में था। अर्जुन को मन ही मन हंसी आ रही थी, फिर भी उसने चेहरे पर टेंशन लाते हुए पहले बाकी सभी लोगों को देखा और फिर डिंपल की ओर देखते हुए बोला, अरे डिंपल, क्या हुआ? अर्जुन का चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि डिंपल उसके साथ क्या कर रही थी, लेकिन मन ही मन वो सारा खेल समझ चुका था। अर्जुन, तुम एक नंबर के गधे हो, उल्लू हो, पागल हो।
तुम्हें जरा से पैसे क्या मिले, तुम अपने आप को मसीहा समझने लगे। तुम जैसे लोगों को तो जिंदगी भर गरीब ही रहना चाहिए और गरीबी में ही मर जाना चाहिए। आई हेट यू, डिम्पल ने कहा और उसके हाथ से अपना हाथ झटके से अलग कर वहां से निकल गई। अभी थोड़ी देर पहले उसने अर्जुन से जो कुछ कहा था, उस पर उसे बहुत पछतावा हो रहा था। वो इतनी तेजी से चली जा रही थी कि उसने दोबारा मुड़कर उसे देखने की कोशिश भी नहीं की। सब लोग अर्जुन को सन्न होकर देख रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सी भी शिकन नहीं थी। वो मुस्कुराते हुए डिम्पल को जाते हुए देख रहा था। डिम्पल, ये सिर्फ तेरा लिटमस टेस्ट था। मुझे मालूम है तू पैसे का आइसक्रीम देखकर मक्खी की तरह उस पर बैठने आ गई थी। तुझे क्या लगता है 1,30,000 रुपए देने से मैं गरीब हो जाऊंगा? मेरे पास ऐसे हजारों 1,30,000 रुपए हैं, अर्जुन ने कहा और अपने सफेद शर्ट पर से डिम्पल के हाथों के निशान को साफ करता हुआ वहां से निकल गया। इधर यह सब होने के बाद अर्जुन का फिर से लाइब्रेरी जाकर पढ़ने का मन नहीं था। वो अपने दोस्तों के पास जाना चाह रहा था, लेकिन अमित रोशनी के साथ बिजी था और गर्वित और प्रीतम लैब में अपना पेंडिंग काम निपटा रहे थे। इसलिए अर्जुन कॉलेज में ऐसे ही इधर उधर टहल रहा था। थोड़ी देर के बाद वो गार्डन में जाकर बैठने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बजा। अर्जुन ने अपनी जेब से फोन निकाला और देखा कि भूमिका का फोन था। बताओ लीडर, आप लोग कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो? मैं वहीं पर आ जाता हूँ। बास्केटबॉल कोर्ट में आ जाऊं? पानी लाना है। अर्जुन ने भूमिका को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। ना जाने क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो सातवें आसमान पर था। लेकिन आज बात कुछ और थी। जैसे ही उसने भूमिका की आवाज सुनी, उसकी भौहें आपस में मानो जुड़ ही गईं। अर्जुन, तुम कितना सोचते हो, हमारी कितनी केयर करते हो। मुझे नहीं लगता कि हमारे पूरे कॉलेज में कोई इतना केयरिंग होगा जितना कि तुम हो। और मैंने तुम्हें इसलिए कॉल नहीं किया है कि तुम इधर ट्रेनिंग में आओ। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि आज तुम्हें स्प्रिंकल में आना है। शाम को पहुंच जाना, याद रहेगा ना, कॉलेज के बाहर जो है स्प्रिंकल, भूमिका ने कहा और फोन काट दिया। अर्जुन को तो लग रहा था कि वो भूमिका से मिलने के बहाने अदिति से भी मिल लेगा, लेकिन यहाँ तो बात ही कुछ और थी। यह मुझे स्प्रिंकल पर क्यों बुला रही है? अर्जुन ने अपने आप से पूछा और फिर घड़ी देखने लगा। शाम होने ही वाली थी, इसलिए वो गार्डन में से उठा और स्प्रिंकल की ओर जाने लगा। स्प्रिंकल, अर्जुन के कॉलेज के बाहर का एक बड़ा सा कैफे था जो अपने जूस, शेक, कॉफी और बाकी पेय पदार्थों के लिए जाना जाता था। कॉलेज में जिन लोगों के पास थोड़े ज्यादा पैसे होते थे, वो वहीं जाकर बनाना शेक पीते थे। अर्जुन थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गया था। उसने देखा कि भूमिका पहले से वहीं बैठी थी। उसने आज ट्रेनिंग के कपड़े नहीं पहने थे, बल्कि गहरे नीले रंग की जीन्स, सफेद टी शर्ट और एक गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ था। उसके बाल हल्के से रंगे हुए थे। अर्जुन ने देखा कि आज तो भूमिका ने हल्का सा मेकअप भी किया हुआ था। लीडर, आप यहाँ अकेले क्या कर रही हो? अर्जुन ने पूछा। क्यों, मैं यहाँ अकेली नहीं आ सकती? भूमिका ने झेंपते हुए कहा। अर्जुन को यह चीज समझने में देर नहीं लगी कि वो इसलिए प्यार दिखा रही थी ताकि अर्जुन चुपचाप वहां पहुंच जाए। अर्जुन ने उससे कुछ नहीं कहा और उसके पास वाले स्टूल पर बैठ गया। सर, आप क्या लेना पसंद करेंगे? एक वेटर आया और उसने अर्जुन से बहुत प्यार से पूछा। अरे ओ, इससे पूछने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पहली बार आया है। इसके लिए एक कैपुचिनो ले आओ, कोयल ने बीच में घुसते हुए कहा। थोड़ी ही देर में अर्जुन के लिए एक कॉफी आ गई थी। अर्जुन चुपचाप बैठकर कॉफी पी रहा था और कोयल तब तक यही सोच रही थी कि आखिर वो अर्जुन को अपना प्लान कैसे समझाए। उसे लग रहा था कि उसके प्लान के लिए अर्जुन से ज्यादा सूटेबल और कोई नहीं हो सकता। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखों में उसे देखते ही एक मुस्कान तैर गई थी, जिसे देखकर एक पल के लिए अर्जुन भी डर गया। उसे उसका इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा था और वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। उसे समझ में आ गया था कि आज कोयल उसे फिर से किसी चक्कर में फंसाने वाली है। देखो, मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ। फेवर यह है कि तुम्हें मेरी कजिन बहन का बॉयफ्रेंड बनना पड़ेगा, कोयल ने कहा। शॉक्ड बॉयफ्रेंड, ये शब्द सुनते ही अर्जुन थोड़ा चौंक गया। उसने टेबल पर रखा टिश्यू उठाया और अपना मुंह पोंछने लगा। अर्जुन पहले ही कोयल के मुंह से ये सुन चुका था कि उसकी कजिन की उम्र काफी ज्यादा हो गई थी और अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। लीडर, आप क्या मजाक कर रही हो? अर्जुन ने कहा और कोयल की ओर देखने लगा।
वो तो यही मानता था कि कोयल की नज़र में वो एक फटीचर और लूजर ही था, जिसकी कोई इज्जत नहीं थी। फिर वो उसे अपनी बहन का बॉयफ्रेंड क्यों बना रही थी? अबे ओ, मैं क्यों तेरे साथ मजाक करने लगी? मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठकर तेरे साथ मजाक करूँ, समझा ना? मेरी बहन की अपने बॉयफ्रेंड से कोई ज्यादा डिमांड नहीं है, और ना ही उसकी कोई लंबी चौड़ी लिस्ट है कि उसका बॉयफ्रेंड ऐसा हो या वैसा हो। बस उसे यह चाहिए कि उसका बॉयफ्रेंड ईमानदार होना चाहिए और उसकी बात मानने वाला होना चाहिए, बस। और मुझे लगता है कि इस रोल के लिए तुमसे ज्यादा और कोई फिट नहीं बैठ सकता। कोयल ने कहा। हाँ, पर इससे पहले कि अर्जुन अपनी तरफ से कुछ कह पाता, कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा। पर क्या? क्या पर? मेरी कजिन का बॉयफ्रेंड बन जाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? कोयल ने अर्जुन पर दबाव बनाते हुए कहा और आगे बोली। अगर तुम्हें आगे कुछ कहना है तो मत कहो। जो भी जुबान पर आ रहा है उसे कॉफी के साथ वापस निकल जाओ। आज के बाद से तुम बस एक अच्छे बॉयफ्रेंड बनोगे, बात खत्म। कोयल ने कहा और दूसरी ओर देखने लगी। अर्जुन के तो होश ही उड़ गए थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि किस मुहूर्त में उसने कोयल से मिलने के लिए हाँ कर दी थी। उसे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि कोयल इतने प्यार से बात कर रही थी। इसका मतलब साफ था, कुछ गड़बड़ होने वाली है। अब क्योंकि वो यहाँ आकर बैठ गया था, इसलिए उसके पास यहाँ से जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं था। कोयल ने फिर से उसे देखा और बोली, तुम यहीं बैठो, मेरी बहन अभी थोड़ी देर में आती ही होगी। अच्छे से बिहेव करना और मेरी नाक मत कटवाना। कोयल ने अर्जुन की बैठे बैठे डेट सेट कर दी और फिर वो अपना फोन निकालकर अपनी कजिन को कॉल करते हुए बाहर चली गई। हेलो, कहाँ तक पहुंची? कोयल ने पूछा। हाँ, मैं बस पहुंचने ही वाली हूँ। मैप पर 1 किलोमीटर और बता रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए कोई ढूंढ कर रखना, कोई मिला क्या? उसकी कजिन ने उधर से पूछा। हाँ, मैंने उसे ढूंढ लिया है। इस वक्त वो मेरे साथ स्प्रिंकल पर ही बैठा है। कोयल ने गर्व के साथ कहा। हाँ, लेकिन जैसा चाहिए था वैसे ही है ना? उसकी कजिन ने पूछा। अरे हाँ हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। और मैं शर्त लगा कर कह सकती हूँ कि तुम्हें भी वो बहुत पसंद आएगा। मुझे अपने पूरे कॉलेज में इससे अच्छा और कोई नहीं मिल सकता था। अगर तुम उसे सड़क पर देखती ना, तो यही कहती कि यह कोई कॉलेज का लड़का नहीं, बल्कि किसी ईंट भट्ठे पर काम करने वाला मजदूर है। कोयल ने मजाकिया अंदाज में कहा। अच्छा, ऐसा है क्या? तब तो ठीक है। अब मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं राजीव सहगल अभिजीत को पटा ही लूंगी। उसकी कजिन ने कहा। बहन, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। अगर तुम राजीव जैसे लड़के को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हो, तो फिर इस फटीचर अर्जुन को क्यों दिखा रही हो? कोयल ने हैरानी से पूछा। अरे कोयल, तू भी ना, कितनी भोली है। तुझे पता है राजीव कितना बड़ा आदमी है, करोड़ों का मालिक है और बहुत ऊंचे स्टैंडर्ड में जीता है। मेरी तो अभी नई नई जॉब लगी है, पैसे भी कम हैं। अब भले ही वो मुझे पसंद करता हो, पर जब तक वो खुद मुझे प्रपोज नहीं करेगा, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए इस पूरे सीन को पलटने के लिए, मैं अर्जुन को अपना नकली बॉयफ्रेंड बना रही हूँ। जैसे ही राजीव मुझे किसी और के साथ देखेगा, जल जाएगा और प्रपोज कर देगा। उसकी कजिन ने पूरी स्कीम समझाते हुए कहा। हाँ, पर इसके लिए किसी और लड़के को ले लेती, किसी ऐसे को जो थोड़ा अच्छा हो। कोयल अब भी उलझन में थी। नहीं पगली, बात ही यही है। अगर मैं किसी हैंडसम और अमीर लड़के के साथ दिखूंगी, तो राजीव को लगेगा कि मैं उससे आगे निकल गई। पर अगर मैं किसी गरीब और मामूली लड़के के साथ रहूंगी जैसे अर्जुन, तो उसे ये लगेगा कि वो एक ऐसे फटीचर से हार रहा है, और उसका ईगो हर्ट होगा। बस वहीं से कहानी पलटेगी। उसकी कजिन मुस्कुराकर बोली। वाह, क्या प्लान है? कोयल के मुंह से निकला। उसे अब सब कुछ समझ में आ गया था। 5 मिनट बाद ही एक काली रंग की गाड़ी स्प्रिंकल के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी, लंबे खुले बाल, काले जूते, स्टॉकिंग्स, पूरी तरह से किसी फैशन शो की मॉडल जैसी। बहन, कोयल ने दूर से चिल्लाते हुए कहा और उसकी ओर दौड़ पड़ी। दोनों गले मिलीं। चलो अंदर, वो हमारा इंतजार कर रहा है। कोयल ने कहा। अंदर जाने से पहले उसकी कजिन ने उसे रोकते हुए कहा, एक बात बता, तूने उसे ये तो नहीं बताया ना कि हम उसे यूज कर रहे हैं? हमारा असली प्लान उसे नहीं पता चलना चाहिए। जब राजीव प्रपोज कर देगा, उसके बाद हम उसे सब कुछ बता देंगे, सॉरी बोल देंगे बस। अरे बहन, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। मैंने उसे बस इतना ही बताया है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना है।
बेचारा सीधा है, मना नहीं कर पाया। और फिर जब काम हो जाएगा तो चाहे सॉरी बोलें या ना बोलें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा वो दिखता कैसा है? मुझे तो थोड़ी देर के लिए उसकी शक्ल ही देखनी पड़ेगी जब तक राजीव नहीं आता। हाँ, दिखने में तो अच्छा है। बस गरीब है, वरना ठीक ही है। काम चल जाएगा। और मैं कैसी लग रही हूँ? उसकी कजिन ने पूछा। कोयल ने पहले उसे देखा, फिर आसपास खड़े लड़कों को देखा जो उसे ही घूर रहे थे और मुस्कुराकर कहा, इन सब चूजों की आंखों में देख लो कैसी लग रही हो। दोनों जोर से हंस दी। अब दोनों स्प्रिंकल में दाखिल हुई। अर्जुन अब भी कॉफी का आखिरी घूंट ले रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोयल से मिलकर खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। तभी पीछे से आवाज आई, अरे, मेरी बहन आ गई और तुम्हारी कॉफी अभी तक खत्म नहीं हुई। कोयल ने कहा। उसकी कजिन ने देखा कि सफेद शर्ट में बैठा लड़का कौन है। बालों से तो वही मजदूर टाइप लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा उसके होश उड़ गए। वो और कोई नहीं बल्कि अर्जुन सिंह राठौर था, वही शख्स जिसका चेहरा कुछ महीनों पहले फोर्ब्स की लिस्ट में आया था। उधर अर्जुन ने भी देखा कि कोयल जिसे अपनी बहन बता रही थी, वो कोई और नहीं बल्कि सिटी बैंक की मैनेजर डिम्पल थी, वही लड़की जो उसकी पहली मोहब्बत हुआ करती थी। ऐसे ही चीज़ों देखने के लिए शुरू शुरू के लिए मैं हमको कंपनी से बात करें और टेलीग्राम सर्विस जब भी जॉइन करें तो आप एक इंटरनेट